वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हियर आई एम विद अनदर इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो। जैसे कि टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा आज मैं आप लोगों के साथ कौन सा रिएक्शन वीडियो लेकर जुड़ गई हूँ। गाइस आज कुछ अलग करने वाली हूँ, वो है मैं सॉन्ग पे रिएक्शन वीडियो नहीं दे रही हूँ, किसी का बायोग्राफी पे मैं रिएक्शन वीडियो दे रही हूँ। और गाइस मैं थी बीमार 3 वीक से और मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, कुछ भी नहीं किया था। मैंने फुल्ली रेस्ट लिया, 3 हफ्ते सोया खाया सोया ये किया। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ मिल रही हूँ, बहुत खुश हो रही हूँ गाइस। फाइनली मैं ठीक हो गई हूँ। और गाइस वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज का वीडियो का कोई व्यूज कोई यूट्यूब चैनल कुछ नहीं बताऊंगी, बस वीडियो स्टार्ट करना है गाइस और हमें बायोग्राफी देखना है गाइस। आप लोगों को पता चलेगा कि किसका बायोग्राफी है, ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। ये देख के ना बहुत मोटिवेट हो जाएंगे हम। और गाइस आप लोगों को पता है उन्होंने इंडिया के लिए अपना जान दिया था, तो गाइस उनको देख के मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि गाइस मेरे मामा जी ने भी इंडियन आर्मी में आई थिंक इंडियन आर्मी में थे। इंडिया के लिए उनका गोली लग गया था और उनका डेथ हो गया था। मैं पैदा ही नहीं हुई थी तब हो गया था। तो मेरे मामा जी ने भी अपना जान गंवा दिया था इंडिया के लिए। तो मुझे लगता है कि उनके फैमिली में कितना इफेक्ट होता है मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैं देखती हूँ मेरे फैमिली में भी बहुत 1-2 लोग ऐसे हैं जो अपना जान गंवा चुके हैं। तो गाइस मैं इतना सैड होके ये वीडियो फिल्म नहीं करना चाहती, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि लोग पैदा होते हैं मरते हैं, बट किसी के लिए या किसी कंट्री के लिए अपना जान देना बहुत ही बड़ी बात होता है गाइस। इसके लिए हमें रो के उनका मुश्किल उनका पेन उनका सब कुछ एक तरफ है, बट हम जब भी देखेंगे ना हमें स्माइल करना चाहिए, ताकि वो भी ऊपर से देखेंगे तो बहुत खुश हो जाए। क्योंकि हमने जान लिया था तो कोई तो खुश है नीचे। ऐसे करके मैं ऐसा सोचती हूँ पर्सनल। आप लोग कैसा सोचते हो पता नहीं, क्योंकि मैं जब भी देखती हूँ और जब भी कोई देश के लिए जान देता है तो मेरे लिए वो खुशी की बात होता है। मरना सबको एक दिन है, कोरोना से मरने से अच्छा तो देश के लिए मरना है ना। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करने से गाइस जो मेरे चैनल का रीति रिवाज है उसको प्लीज पूरा कर दो। वो है मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और कर दो ढेर सारा कमेंट, ताकि मैं मोटिवेट होके जल्दी से और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आप लोगों के साथ जुड़ जाऊं। और गाइस जल्दी से रिक्वेस्ट करके बताना नीचे कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन सा वाला सॉन्ग पे या कौन से वाले वीडियो पे चाहिए, प्लीज कमेंट करके बताना। मैं उसी में आप लोगों के लिए रिएक्शन वीडियो लेके आऊंगी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो विदाउट फर्दर डिले। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। One day I will kill death. If death comes before me, तो उनको मौत वगैरह से डर नहीं लगता था। वही एग्रेसिव स्पिरिट, वही नेवर से डाई एटीट्यूड जो हम एक परफेक्ट आर्मी मैन में देखना चाहते हैं। अगर खुद को साबित करने से पहले मुझे मौत आ गई, कसम से मैं मौत को मार डालूंगा। जब उनका एनडीए में इंटरव्यू हुआ तो उनसे पूछा गया था कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बात कही थी कि आई वांट टू गेट द परमवीर चक्र। वो हम खुद खत्म कर देंगे और सीओ साहब को हम अपना विक्ट्री साइन बता देंगे कि हमने खत्म कर दिया और टास्क कंप्लीट हो गई है। लेकिन उस यंग लड़के का देखो कितना तगड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था। उसने सबको बताया कि नहीं, कमांडिंग ऑफिसर साहब ने मुझे जो है ड्यूटी सौंपा है कि इसको ख़त्म करना है। और उस जवान ऑफिसर ने विदाउट हेजिटेशन क्रॉल करके नज़दीक बंकर की तरफ बढ़ने लगा।
मैंने कहा कि तुम अफसर हो, जब लड़ाई कहीं कुछ होगा तो तुम पीछे रहना, अपने जवानों को आगे भेजना। तो कहने लगे मम्मी जहाँ पर जैसे हम और आप होंगे तो जहाँ कोई मुसीबत होगी तो आप आगे जाओगी कि हमको आगे कर दोगी। तो हमने कहा नहीं हम जाएंगे। तो कहे वो जवान जो मेरे बच्चे की तरह हैं और जब लड़ाई होगी तो हम आगे रहेंगे, अपने बच्चों को आगे क्यों भेजेंगे। तब मेरी समझ में आया इनको देशभक्ति के लिए और अपने जूनियर के लिए कितना प्रेम है। जिस बेटे के कंधे पर पिता की अस्थियां जानी चाहिए, उस पिता के कंधे पर बेटे की अस्थियां गई हैं। दुख का कोई सीमा नहीं है दोनों के हमारे, लेकिन साथ साथ में गर्व भी है कि हमारे बेटे ने बहुत चंद समय में इतिहास में अपना नाम अंकित करके और समाज की सेवा करी और देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर लिया। मनोज बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। वो अपने भाई बहन और मां के साथ सीतापुर के गांव रूरा के इस मकान में रहते थे और पिता परिवार का पेट पालने के लिए लखनऊ में हसनगंज चौराहे पर पान की दुकान लगाया करते। गरीबी देखी थी और अपने भाइयों को बताते थे कि भैया पढ़ाई में मेहनत करना, पापा का पैसा वेस्ट ना जाए, इतनी पढ़ाई करना, जो पापा पैसा इतनी मुश्किल से लगा रहे हैं उसको वेस्ट मत जाने देना। खुद उनको जो है अंदर से ये था कि कहीं से पापा को परेशानी ना हो हमारे पढ़ने में, यदि उनको दिक्कत हो रही है तो अपने कम से कम में काम कर लेते थे। यदि हम देते थे उनको कि स्कूल चले जाना, रिक्शे से जाना है तो अपना पैदल चले जाते थे, रिक्शे से पैसा बचा लेते थे। मनोज छोटे थे, परिवार की कमाई में कोई योगदान नहीं दे सकते थे, लिहाजा अपनी जरूरतों को ही छोटा कर लेते थे। 2.5 साल के थे तो हम लोग मेला गए थे, तो हमने कहा कुछ लेना हो तो ले लो। तो कहने लगे हमको बांसुरी दिला दो मम्मी। बहुत छोटे थे तब की बात है। भुइयाँ देवी गए थे मेला, नहीं होता वहाँ शीतला मंदिर में, तो वहाँ से बांसुरी लिया था। वो बांसुरी अभी भी कहीं रखी होगी। उसको जब जैसे कहीं जाते थे, बड़े हो गए, छोटे पर से बजाया करते थे, खूब अच्छी बांसुरी बजा के हम सुनाएं। तो हम कहे तुम इतनी ये जो है 3-4 रुपया की बांसुरी ले आओ, इसी में सारा दिन बिजी रहते हो, बजाया करते हो, जब टाइम मिले उसी में लग जाए। जिस गरीबी में कैप्टन मनोज पांडे का बचपन बीता था, उन परिस्थितियों में कोई भी इंसान व्यवस्था से या तो हार जाता या दिन रात व्यवस्था को कोसता रहता। पर मनोज ऐसे थे जिन्होंने व्यवस्था को बदलने का हौसला रखा। पिता बताते हैं कि मनोज को बचपन से एक ही धुन सवार थी, वो सेना में जाना चाहते थे। स्कूल में वो हर विषय में अव्वल रहते। उनके नंबर इतने अच्छे थे कि हमेशा स्कॉलरशिप मिली, पर उनकी सारी की सारी मेहनत केवल इसलिए होती थी कि एक दिन वो आर्मी ऑफिसर बन पाए। उनका मेन जज्बा था, उनकी यही एक सोच रहती थी कि सिविल में तो सब लोग सर्विस कर लेते हैं और मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो आर्मी में मिलेगा तो हम जाएंगे, वरना तब हम करेंगे। हर खेल में सैनिक स्कूल में बहुत तेज थे, हर खेल को खेलते थे, सबसे आगे रहते थे। जो भी मीटिंग वहाँ पर होती थी उसको बढ़ चढ़ के, उसमें स्कूल के अलावा भी कोई कार्य होता था विद्यालय का तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। ऐसी दशा में उनको जनरल नॉलेज की बातें उनके पास काफ़ी थी। जब कोई भी सैन्य अधिकारी वहाँ पर आता था उसके अगल बगल ही रहते थे, उससे वार्ता करते थे, उसकी वार्ता को सुनते थे। ये उनके आगे बढ़ने का एक मार्गदर्शन भी बना। 8वीं कक्षा तक लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में पढ़ने के बाद मनोज आर्मी स्कूल में भर्ती हुए। उनके जुनून को जैसे एक दिशा मिल गई। 10वीं और 12वीं में बच्चे जब डेवलप होते जाते हैं, 11th 12th में फिजिकली ज़्यादा डेवलप होते हैं, ज़्यादा स्टेमिना होता है। लेकिन मनोज पूरी तैयारी के साथ पूरे जोश और शिद्दत से दौड़ता था और 9th ऑनवर्ड्स उन्होंने कभी भी क्रॉस कंट्री में पीछे नहीं देखा मुड़ के। तो स्पोर्ट्समैन और वेल बैलेंस्ड इन एकेडमिक्स, ये बहुत मुश्किल से मिलती हैं चीज़ें। तो उसमें ये दोनों बहुत अच्छी क्वालिटीज़ थी। वो एक इंटेलिजेंस, हार्डवर्क और स्पोर्ट्समैनशिप का
परफेक्ट एग्जाम्पल था। नेशनल डिफेंस एकेडमी की लिखित परीक्षा पास करने के बाद मनोज को इंटरव्यू का कॉल आया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस इंटरव्यू में उनसे वो सवाल पूछा गया जिसका जवाब उन्होंने बचपन से सोच रखा था। मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूँ। एनडीए परीक्षा देने के लिए गए, 67 बच्चे स्कूल से गए थे, उसमें मनोज भी थे। एग्जामिनर ने वहाँ पर इंटरव्यू ले के लिए जो बैठे हुए थे सभी से कुछ न कुछ पूछा। मनोज से पूछा कि तुम सेना में भर्ती होने के लिए क्यों आए हो और कोई काम क्यों नहीं सीखा। तो मनोज ने दृढ़तापूर्वक विश्वास, अपना आत्मविश्वास वहाँ पर उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि सर मैं परमवीर चक्र पाने के लिए सेना में भर्ती होने के लिए आया हूँ। तो अधिकारी ने कहा जानते हो कैसे मिलता है? तो मनोज ने कहा सर जानता हूँ, ज़्यादातर लोगों को मरणोपरांत ही मिलता है, लेकिन मुझे अवसर दिया जाए मैं उसको जीवित लाऊंगा। मनोज तो पैदा ही परमवीर हुए थे। शायद इसीलिए उस बटालियन को चुना जिसे ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव यानी बहादुरों से भी बहादुर कहा जाता है, गुरखा राइफल्स। 6 जून 1995 को उन्हें 111 गुरखा राइफल्स में कमीशन कर लिया गया। और जोश बिल्कुल भरा हुआ था लड़के में, हमेशा खुश रहता था। और जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन या डिफिकल्ट ऑपरेशन या डिफिकल्ट चैलेंज सामने आ जाता, किसी वॉलंटियर को हम पूछते कि कोई वॉलंटियर है, तो सबसे पहले वॉलंटियर करने में से वो एक था। एक बहुत ही बहादुर लायक लड़का था। युवा लेफ्टिनेंट के तौर पर मनोज की पहली पोस्टिंग श्रीनगर में हुई और फिर वो सियाचिन गए। एक तो पहले ही सियाचिन में तैनाती मुश्किलों से भरी होती है, उस पर भी उन्होंने सबसे मुश्किल पोस्ट पर तैनाती की गुजारिश की। 4 मई 1999 को ऑपरेशन रक्षक के लिए उनकी यूनिट को करगिल जाने के आदेश मिले। ये युद्ध के शुरुआती दिन थे। तब यह भी स्पष्ट नहीं था कि करगिल में गोलीबारी कर रहे घुसपैठिए मुट्ठी भर आतंकवादी हैं या फिर पाकिस्तानी सेना के जवान। उस वक्त अधिकतर काम इलाके में गश्त का या फिर घायल जवानों को रिट्रीव करने का होता। कई दफा गोलियों के बीच से अपनी जान की बाजी लगाकर सैनिकों को निकालना पड़ता। उनके साथी बताते हैं कि उपकरण न होते हुए भी कैप्टन मनोज पांडे एक दफा अपने मोजों को ग्लव्स की तरह हथेलियों पर पहनकर बर्फीले पहाड़ पर चढ़ गए थे। युद्ध क्षेत्र से घर पर संपर्क आसान नहीं होता। जब मिशन पर न हो तो चिट्ठियां या फिर 10-15 दिनों में एक फोन करने की गुंजाइश। 26 मई के बाद से वो घर पर एक भी फोन नहीं कर पाए थे। चिंता में डूबे घर वालों को राहत मिली जब लगभग 1 महीने बाद 23 जून को कम से कम उनकी एक चिट्ठी मिली। आखिरी खत में लिखा था कि मम्मी जो है टीवी के द्वारा आपको लड़ाई की यहाँ का हालात का पता चल गया होगा, लेकिन आप चिंता न करना, और जहाँ पर मैं हूँ तो बहुत संघर्ष की वो है वक्त है, लेकिन आप मेरे खत का जवाब जरूर देना और चिंता न करना, मैं जहाँ पर हूँ ठीक हूँ। मम्मी और पापा का ध्यान देना, छोटे भाई को लिखा था उनका ध्यान देना। यूं तो मनोज ने लगातार कई खतरनाक मिशन को सफलता से पूरा किया था, लेकिन खालूवार का जो मिशन अब सामने था वो सबसे बहादुर माने जाने वाले गुरखाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला था। माउंटेन्स में जो वॉरफेयर होता है ना, वो थोड़ा अलग किस्म का होता है। बिकॉज माउंटेन्स में सिर्फ दुश्मन से नहीं लड़ाई होती है। माउंटेन्स में आपके 3 तरीके के दुश्मन होते हैं। एक तो दुश्मन होता है ऊंचाई, पहाड़ी, चढ़ना पड़ता है ऐसे बिल्कुल ऑलमोस्ट 80 डिग्रीज इंक्लाइन, वो भी पूरे लदे हुए अपने सामान, आर्म्स, एमुनेशन के साथ। बहुत तकलीफ होती है। और हाई एल्टीट्यूड में जाके क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। हमारे गोरखे लोग बिकॉज
वी आर यूज्ड टू द माउंटेन्स एंड वी आर माउंटेन पीपल, तो हम इतने यूज्ड टू होते हैं और माहिर होते हैं कि वो आराम से चलते हैं। यहाँ पर फौजियों की कठिनाइयों को समझने के लिए इस इलाके को समझना होगा जहाँ युद्ध चल रहा था। बटालिक सेक्टर में खालूबार के ठीक पीछे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा था। चोटियों पर आते हुए पाकिस्तान के 3-4 सप्लाई रूट थे और हेलीकॉप्टर लैंड करने की व्यवस्था भी। इसके जरिए जरूरत का हर सामान सीधे पाकिस्तानी बंकरों में पहुंचाया जा सकता था। पाकिस्तान की रीढ़ को तोड़ने के लिए इस पर कब्जा आवश्यक था। इसमें काफ़ी सारी रेज लाइन्स थी जो हमारी तरफ आ रही थी। जुब्बर था और 3 रेज लाइन थी जो कि कालूबार था और 3 अदर रेज लाइन थी जो बहुत बड़ी बड़ी थी। खालूबार पोजीशन एक ऐसा अहमियत रखता था कि वो बिल्कुल पहले तो दुश्मन के जो डिफेंसिव पोजीशन था उसके बिल्कुल हार्ट में था, उसका बिल्कुल हार्ट था उसका। खालूबार में हम बैठ जाते तो उनका सप्लाई लाइन भी जो उधर से आने वाला था रास्ता वो भी बंद हो जाता, तो उनके लिए एक बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन था वो, और हम वो समझते थे, इसीलिए हम खालूबार में कब्जा करना चाहते थे। बहुत ही मुश्किल काम था वो। 2 जुलाई को कैप्टन मनोज पांडे की यूनिट 111 गुरखा राइफल्स को खालूबार से दुश्मन की पोजीशन क्लियर करने का आदेश दिया गया। यूनिट के कमांडिंग अफसर कर्नल ललित राय खुद जवानों की अगुवाई कर रहे थे। युद्ध के मैदान में आमतौर पर इतने सीनियर अफसर खुद मोर्चा नहीं संभालते, पर कर्नल राय तो सिपाहियों से आगे पहाड़ पर चढ़ जाते थे। लेफ्टिनेंट मनोज भी अपने अफसर से बहुत प्रभावित थे। संघर्ष में जीत की बारीकियां उनसे सीख रहे थे। 22 ग्रेनेडियर्स की चार्ली कंपनी गुरखाओं से पहले खालूबार पर भेजी गई थी। 3 दिन तक उनकी कोई खबर नहीं लगी। तीसरे दिन उनकी ओर से मदद का एक सिग्नल आया। मौके की नजाकत को देखते हुए कर्नल ललित राय ने दिन के उजाले में ही मिशन का बीड़ा उठा लिया। और हमने जो आगे खालूबार का जो रिज लाइन है, उस रिज लाइन की जितने भी बाकी चोटियां थी उनको बाईपास करके पीछे से हम लोगों ने उसको हमला किया था खालूबार को। तो आप समझ लीजिए कि जिस वक्त हमने खालूबार को धावा बोला तो उनके जितने भी डिफेंसेस आगे थे उनको तो बिल्कुल वो तो थ्रेटेंड फील कर गए, क्योंकि अगर हम खालूबार में बैठ जाते तो उनका रिट्रीट का रास्ता भी बिल्कुल बंद हो जाता। पर इस मिशन को पूरा करने के बाद भी गुरखाओं का असली लक्ष्य अभी बाकी था। 14 घंटे की लगातार चढ़ाई के बाद चोटी से करीब 400 मीटर की दूरी थी जब अचानक 2 दिशाओं से ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगी। पर अब न तो रुकना विकल्प था, न ही पलटना। सामने से आती गोलियों से बेपरवाह गुरखा आगे बढ़ते रहे। कुछ देर के लिए किसी चट्टान की आड़ लेते, कभी गोलियां दंदनाते चढ़ते रहे। उनका ये रूप देखकर पाकिस्तानियों के पांव तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपनी तोप का मुंह भी बढ़ते हुए सैनिकों पर खोल दिया। जो ही हम करीब आ रहे थे टॉप के, तो उनको समझ में आ गई कि जो बात कि अगर वो कैप्चर हो जाए इलाका तो ये कंप्लीट वहां का जो बैटल है उसका टाइड ही चेंज कर देगा, और उनके लिए वो बहुत ही वाइटल एरिया था। इसलिए जब हम नजदीक पहुंचे तो उन्होंने एडी गन से भी हमारे ऊपर फायर करना शुरू कर दिया, और ये एडी गन जो है ऑलमोस्ट 1000 राउंड्स अ मिनट फायर करती है। ऐसे इतने सारे मशीन गन्स हमारे ऊपर जो है उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उनके पास राइफल ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर्स प्लस सम अमाउंट ऑफ मोटर फायर भी उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग कर दिया, जो कि बिल्कुल आके काफी नुकसान कर रही थी हमारे को। 16,700 फीट की ऊंचाई पर रात की भयंकर ठंड को गोले बारूद की गर्मी वक्त वक्त पर पिघला रही थी। पर सामने से आती गोलियां और दूसरी ओर से आते गोलों के बीच बढ़ना मुनासिब नहीं था। अब केवल 60 जवान पलटन में बाकी थे। कर्नल राय 30 जवानों के साथ एक ओर से आगे बढ़ने लगे। बाकियों को साथ ले कैप्टन मनोज पांडे ने दूसरी ओर से धावा बोला। बुरी तरह से बौखलाया पाकिस्तान अब बीच बीच में एयर बर्स्ट भी फायर करने लगा। ये ऐसे बम होते हैं जिनमें हवा में ही विस्फोट हो जाता है।
यानी झुक के स्प्लिंटर से बचने की भी गुंजाइश नहीं होती। इसी एयरबर्स्ट से निकला छर्रा कर्नल राय की जांग को भेद गया, पर वो रुके नहीं। दूसरी ओर कैप्टन मनोज पांडे अपने जवानों को साथ लेकर बहादुरी से आगे बढ़ रहे थे। जब उन्होंने बढ़ना शुरू किया था तो आकलन था उस रास्ते पर दुश्मन के केवल 2 बंकर हैं, लेकिन आगे पहुंचकर नजर आया कि 2 नहीं 6 बंकर है। दुश्मन की नजर बचाकर भारतीय जवान ऊपर तो पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तान को शक हो चला था। दुश्मन की ओर से हर कुछ देर पर इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर किया जा रहा था। ये ऐसी गोलियां होती हैं जो करीब 3-4 मिनट तक रोशनी कर देती हैं, और पाकिस्तानी हर 3 मिनट के अंतर पर ये फायर कर रहे थे, यानी वहां लगातार रोशनी थी। अगर कैप्टन पांडे रुकने का फैसला करते तो सवेरा हो जाता। इल्यूमिनेटिंग राउंड जो है, जैसे उस नाम बताता है, वो प्रकाश यानी कि अंधेरे में दिन की हालत बन जाती है। रात की परिस्थिति को आप दिन में परिवर्तन कर देंगे तो जो हमला कर रहा है, जो पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है या अटैक कर रहा है, उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो दिन की हालत बन जाती है। युद्ध के मैदान में पसुपेश के ऐसे कई मौके आते हैं। इनमें फैसला जितना जल्दी लिया जा सके उतना कारगर होता है। 24 साल के मनोज पांडे ने अपने जवानों को एक बड़े से चट्टान के पीछे छोड़ा और खुद बाहर निकले। जो ही वो बाहर गए, सामने से गोलियों की बौछार आ गई। वो वापस चट्टान के पीछे लौटे, पर अहम बात यह थी कि उन्होंने दुश्मन की गन पोजीशन देख ली थी। अपने युद्ध घोष के साथ वो फिर बाहर निकले। जैसा सोचा था, सामने से गोलियां फिर बरसी, पर उनकी आंखों ने निशाना देख रखा था। बंदूक की गोली सटीक लक्ष्य पर लगी। मशीन गन के पीछे बैठा पाकिस्तानी वहीं ढेर हो गया। कैप्टन पांडे को कंधे और पैर में गोली लग गई, पर घायल होने के बावजूद वो अगले बंकर की ओर बढ़े और ग्रेनेड फेंककर उसे भी शांत कर दिया। एक बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी ऑपरेशन सब सक्सेसफुली किए हैं। ये उसका 5वां ऑपरेशन था। शरीर में गुथी हुई गोलियों के दर्द पर तो काबू कर रहे थे, पर छलनी शरीर से खून तो लगातार बह रहा था। कैप्टन मनोज पांडे तीसरे बंकर में पीछे से घुसे तो देखा 2 पाकिस्तानी गुरखा जवानों पर गोली चलाने वाले थे। उन्होंने फौरन अपनी खुखरी निकाली और उन दोनों की गर्दन काट दी। अब तक उनके शरीर से इतना खून बह चुका था कि सीधे खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो रहा था, पर उन पर तो जैसे धुन सवार थी। कैप्टन मनोज पांडे अब आखिरी गन पोजीशन की ओर बढ़े। उन्होंने बंकर के भीतर ग्रेनेड उछाला, पर ग्रेनेड के गिरने और विस्फोट के बीच जो 3-4 सेकंड का फासला होता है, उतनी देर में 3 गोलियां कैप्टन मनोज के हेलमेट को चीरकर उनके सर को भेद गईं। जिस योद्धा ने अपनी हर एक सांस पर मातृभूमि का नाम लिख दिया हो, वो जाते जाते अपने सैनिकों को विजय का आखिरी आदेश सुना गया। एक बर्स्ट फायर आया उधर से, बंकर से पाकिस्तानियों का। सीधे 3 या 4 गोलियां इधर आई उनके स्कल पे, लेकिन गिरने से पहले मनोज पांडे की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो है लीडरशिप का वो देखिए, उसने कहा न छोड़नो। मतलब आदमी की जान जा रही है और लड़का फिर भी कह रहा है कि इनको मत छोड़ो। लड़के तो उन्होंने अपना खोखरी निकाला और उन्होंने चार्ज कर दिया और चौथा बंकर को भी कंप्लीट कर दिया। गोरखा जवानों की हिम्मत को उनके गुस्से ने 100 गुना बढ़ा दिया। उस रात एक भी पाकिस्तानी को चोटी से जिंदा भागने का मौका नहीं मिला। दुश्मन को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया गया। जब हमने खलुबार पे हमला बोल के हमने खलुबार को कब्जा किया, तो इसका असर ये हुआ कि जितने भी डिफेंसिव पोजीशंस थे उस इलाके के, वो अनटेनेबल हो गए उनके लिए। वो उनको नहीं होल्ड कर पाए फिर लॉन्ग, क्योंकि एक अगर दुश्मन आपके पीछे बैठा है तो आप कभी सेफ फील कर ही नहीं सकते।
तो आपने जितने भी डिफेंसेस उसके आगे वाले और सामने वाले थे उनको तो हिला ही दिया। वो तो पूरा रिट्रीट करने और भागने में शुरू कर गए। हिंदुस्तान का एक और वीर सपूत चोटी पर तिरंगा लहराकर तिरंगे में लिपट कर लौट रहा था। हमको एक दिन पहले पता चल गया था उसको कुछ लग गया, चोट लग गई या कुछ हो गया। पता नहीं मेरा दिल कहाँ से, हमने मतलब हमको ये लगा कि जो है हम सो रहे थे, कहीं ये लड़ाई हो रही है। हम उसको देख रहे हैं कि लड़ाई में बैठे हुए हैं। अब वही हाफ शर्ट सफ़ेद और पैंट ग्रे कलर की पैंट देखी, अब बंदूक लिए हैं, अब बस गोली आके इनको लग गई है। तो हम उठ के बैठ गए और रोने लगे। हमने कहा अरे ये सब हम क्या देख रहे हैं, क्या हुआ? तो इतने में बेल बजी, तो हम कहे कि कौन आया देखे तो भाई अफसर सब खड़े थे। मैं चाहता तो वहाँ जो बॉडी लाया था वहाँ से लेफ्टिनेंट अक्षय चंद्रन थे, उस समय लेफ्टिनेंट थे, वही इनकी बॉडी लेकर के हम उसे एयरपोर्ट पर आए थे। कैप्टन मनोज पांडे युद्ध क्षेत्र से घर वालों को अधिक चिट्ठियां भी नहीं लिख पाए थे, पर जब उनकी लिखी डायरी घर वालों को सौंपी गई तो मां का कलेजा तड़प उठा। उन खूनी सरहदों पर कहीं बैठकर मनोज ने अपनी मां के बारे में एक कविता लिखी थी। उस डायरी में जब आप जाएंगे तो उन्होंने अपनी मदर के लिए एक पर्टिकुलर 2-4 पेजेस अलोकेट किए हैं कि व्हाट ही हैज़ ए थॉट फॉर ए मदर। ऐसे मदर को भी बताया है, एज ए फ्रेंड को बताया है, एज ए लीडर, एज ए बॉस क्या होता है, हर एक पे उन्होंने कमेंट्स अपने लिखे हैं। मनोज दोस्तों या परिवार वालों के बीच कभी इतने भावुक नहीं दिखे थे, पर इस योद्धा के दिल का हाल उनकी कलम ने बयां कर दिया था। युद्ध क्षेत्र से उन्होंने एक आखिरी चिट्ठी लिखी थी अपने इस दोस्त के नाम। अंतिम चिट्ठी जो मनोज पांडे जी की मुझे मिली, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी है कि मनोज पांडे जी अपना लेटर पूरा कंप्लीट करते हैं, वॉर के सिचुएशन के बारे में बताते हैं, हल्का फुल्का जो भी आइडिया देते हैं, फिर थोड़ा बहुत अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताते हैं कि ये कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी अपने भाई के लिए, अपने माँ बाप के लिए, तो कहे कि उसमें आप थोड़ा सपोर्ट जो कर पाना ज़रूर करना। मनोज का लिखा एक एक शब्द आज उनके परिजनों ने सहेज कर रखा है, कुछ प्रेरणा के लिए, कुछ हौसले के लिए। मनोज ने एक जगह लिखा था, कुछ लक्ष्य इतने नेक होते हैं कि इनमें असफलता भी यश लेकर आती है, पर अपने प्राण देकर भी कैप्टन मनोज अपने लक्ष्य में सफल हुए थे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पूरे देश के लिए यश लेकर आए थे। कैप्टन मनोज पांडे ने सेना में भर्ती होने की वजह ही बताई थी, परमवीर चक्र जीतना। उस शूरवीर ने बहादुरी का यह सर्वोच्च सम्मान हासिल भी किया, बस उसे लेने के लिए इस दुनिया में नहीं थे। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा इमोशनल नहीं होंगी, बट देखते देखते थोड़ा हो गई हूँ, क्योंकि गाइस मेरे फैमिली ने जब भी मैं छोटी थी तब मम्मी लोग बहुत रोते थे। जब राखी होता था, जब भाई दूज होता था, तो मम्मी लोग बहुत रोते थे। 3 मामा है, 2 मामा सही है, एक मामा का ऐसा हुआ था, मामा जी का, तो रोते थे। बचपन में तो उनका रीजन पता नहीं होता था गाइस, हमें बस लगता था मम्मी लोग क्यों रो रहे हैं। बाद में पता चलता था कि रीजन ऐसा है, बाद में समझ में आया जब बड़ी हुई। मैं कभी भी उनको ना गाइस सैड हो गई याद करना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ पे भी बताया गोरखाली मीन्स ये होती है कि नेपाल से जो आके यहाँ पे, मतलब जितना मुझे नॉलेज है, गोरखाली मीन्स नेपाली होते हैं। और खूब मेरे नाना जी ने गाइस, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं पिक्चर लगा दूंगी, उन्होंने 2nd वर्ल्ड वॉर में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मतलब उनका भी कंट्रीब्यूशन था। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे फैमिली में भी ऐसे लोग हैं, और मैं लिटरली भी इसका फील कर पाती हूँ कि फैमिली में कितना इफेक्ट करता है, क्या होता है। अभी भी मेरे मामी लोग सब लोग देहरादून में रहते हैं, अभी बहुत अच्छा है। जो लोग अच्छे के लिए अपना जान कुर्बान करते हैं ना गाइस, उसके फैमिली के लिए हमेशा अच्छा होता है। कभी भी उनको
बहुत सैड हो के याद मत करना, क्योंकि वो लोग हैं इसीलिए हम यहाँ पे इतना खुश हो के चल पा रहे, कुछ भी कर पा रहे ना, क्योंकि वो लोग वहाँ पे खड़े हैं, चट्टानों की तरह वहाँ पे खड़े हैं, इसीलिए हम यहाँ पे सेफली इधर उधर कर पा रहे हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि गाइस लोगों को एक दिन मरना ही है, कुछ अच्छा काम के लिए मरो, अच्छा काम के लिए अपना प्राण त्यागो। और गाइस मैं चाहती हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का लड़ाई नहीं, हर कंट्री जो होता है लड़ाई, सब कुछ खत्म हो जाए, शांत हो जाए, क्योंकि ना गाइस करके क्या मिल रहा है, कुछ नहीं। एक दूसरे का फैमिली का कुछ ना कुछ मेंबर को खो रहे हैं हम, बाकी क्या मिला है, कुछ नहीं। क्यों, जब कुछ भी नहीं मिला है तो क्यों करना है ऐसी लड़ाई जिसमें लाखों लोग मर चुके हैं? मुझे समझ में नहीं आता गाइस। और मैं कोई नहीं हूँ जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में बोलूँ जो होता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे भैया लोग अभी भी आर्मी में है, अभी भी बॉर्डर पे जाते हैं, तो हमें डर लगता है। आर्मी लोग का अलग ही होता है गाइस, उन लोगों का मतलब उन लोगों के अंदर इतना स्ट्रेंथ होता है, इतना हौसला भरा हुआ होता है कि उनको कभी मौत से डर ही नहीं लगता है। पता नहीं क्यों उनको लगता ही नहीं है। ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, ऐसे साहस होना चाहिए, बहुत कम लोग में होता है ऐसा साहस, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप उनके फैमिली हमेशा खुश रहे और मनोज पांडे जी को, उनके आत्मा को बहुत शांति मिले। आई नो ये बहुत पहले का वीडियो है, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि उनके आत्मा को शांति मिले, सब कुछ अच्छा हो। गाइस ये था आज का वीडियो, और मैं बताना चाहती हूँ मेरे सब्सक्राइबर ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी किया था, और मुझे फर्स्ट डे में उन्होंने जब भी कमेंट किया था तो मुझे ये वीडियो करने का बहुत मन था, क्योंकि गाइस वो भी शायद आर्मी में है, कई है, क्योंकि उनका जो प्रोफाइल देखती हूँ तो मुझे लगता है वो भी है। और उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया, मैं ना आर्मी लोग को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, तो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने रिक्वेस्ट किया, मुझे ये वाला रिएक्शन वीडियो बनाने का सौभाग्य मिला, मतलब चांस मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच। और गाइस ये था आज का रिएक्शन वीडियो, और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो लेके मैं आप लोगों के साथ मिलते रहूँगी। ऐसे ही कोई वीडियो है जो आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वो वाला रिएक्शन वीडियो लेके आऊँगी। और गाइस चलती हूँ आज के लिए। इफ यू सी दिस फेस वेरी फर्स्ट टाइम, प्लीज गो एंड चेक आउट ऑल द वीडियो लिंक बिलो. I know you're gonna love them. If you do, subscribe to my channel and hit that bell notification to get an update every time I upload a new video. Every Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, सुबह 7 बजे. और गाइस सुबह 7 बजे उठ के मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ. तो गाइस आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को. और गाइस please follow me on my social right there, especially on Instagram, because I'm super duper active there. I'll see you next video. Till then, bye bye, take care, stay home, stay safe, bye bye guys.